हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो शेष शब्दावली बची है उसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहली शब्दावली आती है शेखावटी। देखिए, 15वीं शताब्दी में एक शासक हुआ करते थे राव शेखा, और राव शेखा के द्वारा एक क्षेत्र बसाया गया था जिसे हम कहते हैं शेखावटी। यह है राव शेखा। प्राचीन समय में इन्होंने एक शेखावटी क्षेत्र बसाया और वर्तमान समय में इसमें 3 जिले शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला जिला है आपका चूरू, दूसरा जिला है झुंझुनू और एक जिला है सीकर। यानी वर्तमान में चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला पार्ट प्राचीन समय में क्या कहलाता था? आपका शेखावटी क्षेत्र। और इसे किसने बसाया था? राव शेखा के द्वारा बसाया गया था। तो ये था आपका शेखावटी क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला पार्ट। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है तोरावाटी। तोरावाटी में केवल आप चूरू को अलग कर दीजिए और जो बचा हुआ पार्ट है यानी सीकर और झुंझुनू वाला पार्ट वो आपका कहलाएगा तोरावाटी। देखिए, सीकर में स्थित है खंडेला की पहाड़ियां। यह है आपकी खंडेला की पहाड़ियां। इस पहाड़ी से एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं कातली नदी, और ये नदी झुंझुनू से होती हुई चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। यह है आपका सीकर, जहां खंडेला की पहाड़ी से नदी निकली। इस नदी का नाम है कातली नदी, या इसको काटली नदी भी कहा जाता है। यह है आपका झुंझुनू, और चूरू की सीमा पर एक गांव पड़ता है मुंडेल गांव। मुंडेल गांव पर ही जाकर समाप्त हो जाती है, यानी चूरू में एंटर नहीं करती है। अब देखिए, ये नदी जिन क्षेत्रों में बहती है, एक तो सीकर और झुंझुनू, तो जिन क्षेत्रों में इसका फ्लो होता है वो क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और यहां पर एक समय किसका शासन हुआ करता था? तंवर वंश का। तो कातली नदी के किनारे तंवर वंश द्वारा शासित क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका तोरावटी। ये नदी जो है चूरू के अंदर एंटर नहीं करती है, क्योंकि चूरू आता है थली प्रदेश में, क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसलिए नदी यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसका फ्लो होता है सीकर और झुंझुनू में, और ये क्षेत्र कहलाता है आपका तोरावटी। ये है आपका झुंझुनू वाला पार्ट, और ये है आपका सीकर वाला पार्ट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तोरावाटी तो आपको बताना सीकर और झुंझुनू, और अगर आपसे पूछ लिया जाए शेखावाटी तो आपको सीकर और झुंझुनू के साथ चूरू भी ऐड कर देना है। देखिए, कातली नदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि कातली नदी को कातली नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि झुंझुनू को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कातली नदी। इसके किनारे पर 2 सभ्यताओं की खोज की गई। एक सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। आपने सुना होगा गणेश्वर सभ्यता का नाम। वो कातली नदी के किनारे पर स्थित है, और ये गणेश्वर सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है? नीम का थाना, सीकर। तो याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसे? गणेश्वर सभ्यता का। और ये किसकी नदी, कौन सी नदी के किनारे पर है? कातली नदी के किनारे पर। ऐसी झुंझुनू में एक सभ्यता की खोज की गई इस नदी के किनारे पर, जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। और ये जो सुनारी सभ्यता है वो कहां पड़ती है? आपकी खेतड़ी, झुंझुनू में। इसके अलावा इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है सरजू सागर डैम। सरजू सागर बांध, जिसे कोट बांध भी कहा जाता है। और ये बांध कहां बना हुआ है? आपके झुंझुनू में। इसके अलावा कातली नदी को शेखावाटी की गंगा भी कहा जाता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए शेखावाटी की गंगा किसे कहेंगे? कातली नदी को। इसके अलावा ये एक अंतःप्रवाही नदी है, इसे मौसमी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये कब फ्लो होती है? केवल वर्षा ऋतु में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे शेखावटी पूछा जाए तो चूरू सीकर झुंझुनू वाला पार्ट, और यदि आपसे तोरावटी पूछा जाए तो जहां जहां कातली नदी का फ्लो होता है वो कहलाता है क्षेत्र तोरावटी। तो वो कहां कहां होता है? सीकर और झुंझुनू में। चूरू में नहीं होता, चूरू की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका माल या हाड़ौती। देखिए हाड़ौती चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी, हाड़ा शाखा, और उस हाड़ा शाखा का जहां पर शासन हुआ करता था वो क्षेत्र कहलाया हाड़ौती। तो ये जो 4 जिले आपको नजर आ रहे हैं, पहला कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, इस क्षेत्र पर हाड़ा चौहानों का शासन हुआ करता था। इस कारण ये क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कोटा संभाग। आपको क्या ध्यान रखना है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? हाड़ौती। अब देखिए एक शब्द यहां पर है माल, ये समझने लायक है। माल राजस्थान में जो पठारी भूभाग है उसके लिए प्रचलित शब्द है माल, यानी राजस्थान के पठारी भूभाग के लिए प्रचलित शब्द क्या कहलाता है? माल कहलाता है। देखिए पहाड़ों, पर्वतों और पठारों का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए ये है आपका ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो वो 2 तरह का निकलता है। एक लावा तो निकलता है आपका गाढ़ा लावा। कैसा निकलता है? गाढ़ा। और ये जो गाढ़ा लावा होता है उससे निर्माण होता है पहाड़ों का, या फिर हम कह सकते हैं पर्वतों का। ठीक है। इसके अलावा इससे एक लावा निकलता है पतला तरल लावा, जो कि बहुत दूर तक जाता है और एक तरीके से सपाट हो जाता है, और किसका निर्माण करता है? पठार का। किसका निर्माण करता है ये? पठार का निर्माण करता है। तो ज्वालामुखी के लावे से जो गाढ़ा लावा निकलता है उससे तो पहाड़ों या पर्वतों का निर्माण होता है, और जो तरल लावा होता है, कौन सा लावा? तरल लावा, जो बहकर दूर तक जाता है, उससे किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। और ये जो तरल लावा जो पठार का निर्माण करता है वो कहलाता है बेसाल्ट या पेटिक लावा। बेसाल्ट या पेटिक लावा। और ये जो हाड़ौती का पठार है वो इसी बेसाल्ट या पेटिक लावे से निर्मित संरचना है। इस बेसाल्ट या पेटिक लावे से किसका निर्माण हुआ? हाड़ौती के पठार का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाड़ौती का जो पठार है वो निम्न में से कौन से लावे से बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बेसाल्ट या पेटिक लावे से निर्मित संरचना है। तो आपको ध्यान रखना है यदि हाड़ौती पूछा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये आपको ध्यान रहेगा। और माल जो है वो एक पठारी भूभाग के लिए, यानी हाड़ौती के पठारी भूभाग के लिए प्रचलित शब्द है। लावे से 2 तरह का पदार्थ निकलता है, गाढ़ा, एक तरल। गाढ़े पदार्थ से पहाड़ या पर्वतों का निर्माण होता है, और तरल पदार्थ से निर्माण होता है, तरल लावे से निर्माण होता है पठार का। और ये कौन सा लावा है? बेसाल्ट या पेटिक लावा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आता है मालवा प्रदेश। देखिए जो मालवा प्रदेश है ये वैसे तो कहां पर फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो इंदौर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर वाला जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है मालवा क्षेत्र। उस मालवा क्षेत्र का कुछ भाग, उस मालवा पठार का कुछ भाग
आपके राजस्थान में देखने को मिलता है। ये कौन कौन से जिले हैं? एक तो जिला है आपका झालावाड़ और एक जिला है आपका प्रतापगढ़। यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान के जिन क्षेत्रों में होता है उसे क्या हम क्या कहते हैं? मालवा प्रदेश। तो राजस्थान में मालवा प्रदेश कौन कौन सा कहलाएगा? एक तो कहलाएगा आपका झालावाड़ और एक कहलाएगा आपका प्रतापगढ़। देखिए ये जो मालवा प्रदेश है ये प्राचीन समय में कहलाता था अवंती जनपद। क्या नाम था इसका? अवंती जनपद। अब देखिए जनपद क्या होता है? देखिए प्राचीन समय में जो ये हमारा पूरा भारत देश है वो किस में डिवाइडेड हुआ करता था? जनपदों में। किस में? जनपद में। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय की रचना किसने की? आनंद कोसलायन ने। और इस आनंद कोसलायन ने 16 जनपदों के बारे में बताया। कितनी? 16 महाजनपदों के बारे में बताया। इनमें से एक जनपद का क्या नाम है? अवंती जनपद। और ये अवंती जनपद किसका प्राचीन नाम है? मालवा प्रदेश का। याद रहेगा आपको। मालवा का पठार जो है, ये जो मालवा प्रदेश है वो मेनली कहाँ विस्तृत है? एमपी में। और उसका जो भाग राजस्थान में विस्तृत है झालावाड़ और प्रतापगढ़ में, उसे हम कहते हैं मालवा प्रदेश। और मालवा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? अवंती जनपद। देखिए अवंती जनपद भी दो भागों में डिवाइडेड था। एक तो था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। इन दोनों के बीच में एक नदी बहा करती थी, उसका नाम है नेत्रावती। क्या नाम है उसका? नेत्रावती। उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अवंती जनपद किसका प्राचीन नाम है? मालवा प्रदेश का। और ये किनमें से एक है? 16 महाजनपदों में से एक है। देखिए महाजनपद कुछ अलग नहीं है। आज हमें पूरे देश को राज्यों में, जिलों में डिवाइडेड किया गया है। तो प्राचीन समय में ये 16 महाजनपदों में पूरा जो क्षेत्र था वो 16 महाजनपदों में डिवाइडेड था। उनमें से एक महाजनपद का नाम है अवंती जनपद। तो आपसे पूछ लिया जाए मालवा प्रदेश वाला क्षेत्र, तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बीड़। देखिए बीड़ का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरीके से चारागाह भूमि, यानी कंटीला क्षेत्र या जहाँ पर केर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। मोस्टली ये जो क्षेत्र होता है वो पशु चारण में काम में लिया जाता है। बीड़ जनरली सामान्य शब्द है जो और राजस्थान में और क्षेत्रों के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन शेखावटी वाला जो क्षेत्र है, जो चारागाह क्षेत्र है, वो एक तरीके से संरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम बीड़ शब्द का उपयोग कहाँ के लिए करेंगे? शेखावटी क्षेत्र के लिए। तो शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। और अगर स्पेशली पूछा जाए तो आपको बताना है बीड़ क्षेत्र कौन सा रहेगा आपका? झुंझुनू। तो शेखावटी में विस्तृत चारागाह भूमि जो कि पशु चारण के काम में आती है उसे कहा जाता है बीड़। और ये जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ पर फैला हुआ है? झुंझुनू में। ये आपका जो झुंझुनू वाला पार्ट है इसे कहा जाता है बीड़ क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद आता है अगला बीहड़ या डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बीहड़ या डांग क्षेत्र। देखिए यह है चंबल नदी। यहां से ये जो चंबल नदी फ्लो होती है, तो चंबल नदी जब फ्लो होती है यानी बहती है तो एक तरीके से अवनाली का अपर्दन करती है, यानी बीच फ्लो के दौरान वो नालियों का निर्माण करती है, जिसके कारण जो भूमि जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्खाद भूमि। क्या कहते हैं? उत्खाद भूमि या बेड लैंड। देखिए इस तरीके से चंबल नदी बहती है और चंबल नदी क्या करती है? अवनाली का अपर्दन।
अवनालिका अपर्दन, यानी इसके बहाव क्षेत्र में किसका निर्माण हो जाता है, नालियों का। और इसके कारण यहाँ जो भूमि है वो किस तरह की हो जाती है, उत्खाद भूमि। उत्खाद का मतलब होता है उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, यानी ये भूमि जो होती है वो कृषि योग्य नहीं होती है, एक तरीके से उत्खाद भूमि होती है। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें आपका धौलपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक का क्षेत्र। देखिए ये आपका धौलपुर जो एमपी से टच हुआ क्षेत्र है, इसके अलावा आपका करौली, ये आपका सवाई माधोपुर, फिर बारा, झालावाड़, कोटा, इसके अलावा चित्तौड़, और कुछ क्षेत्र किसका जो टच हो रहा है एमपी से, भीलवाड़ा का। तो अगर आपसे डांग या बीएड क्षेत्र पूछ लिया जाए तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, जो कि एमपी से टच वाला एरिया है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये बीहड़ या डांग क्षेत्र जो है वो एक तरीके से दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु यानी कि डाकू, आपने चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा, वो इसी क्षेत्र में निवास करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्षेत्र आता है आपका ब्रिजनगर। देखिए ब्रिजनगर जो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है और खास तौर से यूपी से लगता हुआ, देखिए हम ब्रिज क्षेत्र किसको कहते हैं, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रिज क्षेत्र। और उससे जो हमारा राजस्थान वाला भाग टच होगा वो भी क्या कहलाएगा, ब्रिज क्षेत्र यानी ब्रिज नगर। तो ये आपका जो मेनली भरतपुर वाला भाग, किसका, भरतपुर, और भरतपुर से अलग क्या हुआ है अभी, डिग। तो ये जो दोनों पार्ट हैं जो कि किससे संलग्न है, यूपी से, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ब्रिजनगर कहलाएगा। और यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कहलाती है ब्रज भाषा। देखिए अलग कुछ नहीं है, जो भाग जिस भाग से टच होगा उसी के नाम पर कहलाएगा। ब्रिज क्षेत्र से हमारा भरतपुर और डिग वाला भाग टच में आता है, इसलिए इसे किस नाम से कहा जाता है, ब्रिज नगर के नाम से। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, जो भाषा आगरा मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है वही भाषा कहाँ बोली जाएगी, भरतपुर और डिग यानी कि ब्रिज नगर में। ब्रिजनगर से मिलता जुलता एक शब्द आता है ब्रजनगर। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो था ब्रिजनगर, ये है ब्रजनगर। ब्रजनगर राजस्थान के झालावाड़ जिले का जो झालरापाटन क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम है। यहां पर झालावाड़ जिले में एक क्षेत्र पड़ता है झालरापाटन, और इस झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था, ब्रिजनगर। और इसी झालरापाटन को बोला जाता है सिटी ऑफ बेल्स, यानी घंटियों का शहर। देखिए झालरापाटन में बहुत सारे जो मंदिर हैं वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी घंटियाँ देखने को मिलेगी, और इस कारण इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जाना जाता है। और झालरापाटन वो क्षेत्र है जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और ये उनका चुनावी क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य संघ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर मत्स्य संघ के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये तो एक तरीके से एकीकरण का टॉपिक है। तो यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मत्स्य संघ से जुड़ा हुआ एक शब्द आएगा मत्स्य जनपद। तो पहले हम समझेंगे मत्स्य संघ को। देखिए राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में, समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो जो पहला एकीकरण में जो प्रथम चरण में जिस संघ का निर्माण हुआ उसे कहा गया मत्स्य संघ, और ये नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी ने।
इसका गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। अब इसमें आपको ध्यान रखना है 4 जिले सम्मिलित करने, और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों से, ए, बी, सी और डी। यहां पर ए से मतलब है अलवर, बी से मतलब है आपको भरतपुर, सी यहां पे ध्यान रखना है आपको करौली वाला पार्ट, और डी धौलपुर। धौलपुर। अब याद रखिएगा यहां अलवर आया है तो अलवर से एक जिला अलग हुआ है खेड़थल तिजारा, वो भी इसमें आएगा। भरतपुर आया है तो भरतपुर से एक जिला अलग हुआ है डिग, तो वो भी इसके अंदर आएगा। तो याद रखना मत्स्य संघ जो है उसमें 4 जिले शामिल है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके अलावा खेड़थल तिजारा और डिग क्षेत्र। एकीकरण में ये पहला चरण में बना था। ये आपका हो गया डिग, ये आपका हो गया खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा, ये खेड़थल तिजारा। खेड़थल तिजारा, ये हो गया आपका डिग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और ये आपका करौली वाला क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्र कहां पर आएंगे? मत्स्य संघ के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ से मिलता जुलता एक शब्द है मत्स्य जनपद, वो था मत्स्य संघ, ये है मत्स्य जनपद। देखिए प्राचीन काल में जयपुर का, इसके अलावा अलवर और जो भरतपुर का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराट या विराट नगर। और ये वही क्षेत्र है जहां पर पांडवों ने पांडवों को जो अज्ञातवास दिया गया था 1 वर्ष का, वो उन्होंने यहां पर बैराट में ही बिताया था। देखिए मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले शामिल है? जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला। इसकी राजधानी क्या थी? बैराट या विराट, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर पांडवों ने अपना क्या काटा था? अज्ञातवास। इसके अलावा सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिला है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहां देखने को मिला है? ऋग्वेद में। अभी हमने पढ़ा था कुल मिला के 16 महाजनपद है, उस 16 महाजनपदों में से जो मत्स्य जनपद है वो प्रॉपर रूप से कहां पर है? राजस्थान वाले क्षेत्र में। इसके अलावा जो और जनपद है, चाहे वो कुरु जनपद हो, शूरसेन जनपद हो, या फिर जो अन्य जनपद है, उनका क्षेत्र अलग राज्यों में भी विस्तृत है, लेकिन मत्स्य जनपद प्रॉपर रूप से कहां पर है? राजस्थान वाले पार्ट में। तो आपको ध्यान रखना है जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला पार्ट क्या कहलाता है? मत्स्य जनपद। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट या विराटनगर, जो कि राजा विराट ने बसाई थी। यहां पे एक राजा हुआ करते थे विराट, उन्होंने राजधानी बनाई अपनी, राजधानी विराट नगर। और इस क्षेत्र में पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास बिताया था। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। ये भी उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। इसमें आपको ध्यान रखना है अलवर का जो उत्तरी भाग है, अगर हम वर्तमान में बात करें, अलवर का उत्तरी भाग कौन सा है? खेड़थल तिजारा वाला भाग, खेड़थल तिजारा, जो अभी नया जिला बना है खेड़थल तिजारा। वो एक समय क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है ये? कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र का जो मोस्टली विस्तार है वो है हरियाणा में। यहाँ पे पास में पड़ता है स्टेट हरियाणा। आपने सुना होगा महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र का मोस्टली जो विस्तार है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो राजस्थान में, और वो भाग कौन सा है? अलवर का उत्तरी भाग। यानी प्रेजेंट टाइम पर देखें तो खेड़तल तिजारा वाला जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश के नाम से। इस कुरुक्षेत्र की प्राचीन समय में राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? दिल्ली। यह आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश, तो अलवर का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? कुरुक्षेत्र। इसके बाद आता है नेक्स्ट शूरसेन। ये भी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। देखिए शूरसेन जनपद को याद करने का सबसे सरल तरीका है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में हमने 4 जिले याद किए थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसमें से आप अलवर डिस्ट्रिक्ट को हटा दीजिए और जो 3 जिले बचते हैं, भरतपुर, करौली और धौलपुर, कौन कौन से? एक तो आपका भरतपुर, जहाँ भरतपुर आएगा वहाँ डिग भी आएगा। इसके अलावा करौली और एक धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? शूरसेन महाजनपद के नाम से। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा। क्या हुआ करती थी? मथुरा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य संघ तो आपको ABCD याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शूरसेन जनपद तो आपको A यानी अलवर हटा देना है, बाकी BCD आपको याद रखना है। यह है आपका करौली, धौलपुर, भरतपुर वाला पार्ट, और भरतपुर के साथ आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा? डिग वाला। तो शूरसेन महाजनपद या शूरसेन क्षेत्र पूछा जाए तो आपको बताना है भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला भाग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब कुछ छोटी छोटी टर्म और आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आता है देशहरो। देखिए उदयपुर में एक पहाड़ी है जरगा, ये जरगा पहाड़ी, और एक पहाड़ी है रागा, यह है सिरोही में। तो रागा और जरगा पहाड़ी के बीच का जो ये हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका देशहरो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए देशहरो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, तो जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में जो ये हरा भरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो आपका कहलाएगा देशहरो। इसके अलावा एक टर्म आती है गिरवा। गिरवा का अर्थ होता है उदयपुर में स्थित तश्तरीनुमा पहाड़ियां। यह वर्ड ध्यान रखना है आपको, तश्तरीनुमा पहाड़ियां। अगर तश्तरीनुमा पहाड़ियां कहा जाए उदयपुर में तो वो कहलाएगी गिरवा। एक शब्द आता है मगरा। उदयपुर में स्थित पहाड़ियां। अगर पर्टिकुलर पहाड़ियां पूछा जाए तो शब्द यूज होगा मगरा उदयपुर के लिए, और अगर तश्तरीनुमा पहाड़ियां बताया जाए तो वह आएगा गिरवा। और इसी तरीके से उदयपुर के चारों ओर जो मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं, मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माछली मगरा। तो 4 टर्म आपको उदयपुर के संदर्भ में ध्यान रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए देशहरो तो जरगा और रागा पर्वत पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है वो देशहरो कहलाएगा। यदि आपसे पूछा जाए गिरवा तो उदयपुर में स्थित तश्तरीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाएगी? गिरवा। अगर आपसे पूछा जाए मगरा तो उदयपुर में स्थित पहाड़ियां, और अगर आपसे पूछ लिया जाए माछली मगरा तो आपको कहना है उदयपुर के चारों ओर जो मछली की आकृति की पहाड़ियां उसे हम क्या कहेंगे? माछली मगरा। एक होता है बरड़। बरड़ है बूंदी का पश्चिमी पथरीला
भूभाग, वो किस नाम से जाना जाता है? बरड़ के नाम से। ठीक है, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भूभाग बरड़ के नाम से जाना जाता है। और सपाट जो है वो करौली और सवाई माधोपुर का एमपी से स्पर्श करता भाग, स्पर्श करता भाग, उसके लिए क्या टर्म दी जाती है? सपाट। देखिए, यह है करौली, यह है सवाई माधोपुर, और इनका कौन सा भाग जो कि एमपी से टच हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका सपाट। और एक टर्म दी जाती है नाली। देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी बहती है, घग्गर नदी। तो जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका नाली। और ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है बहाव क्षेत्र? हनुमानगढ़ में। तो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कहलाएगा नाली। सपाट सवाई माधोपुर करौली का एमपी से टच होता हुआ भाग, और बूंदी का पश्चिमी पथरीला भूभाग क्या कहलाएगा? बरड़। और ये जो चारों टर्म है वो किससे संबंधित है? उदयपुर से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है रामनगर। तो देखिए, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? आपसे पूछ लिया जाए गंगानगर का। प्राचीन समय में गंगानगर को, श्री गंगानगर को रामू जाट की ढाड़ियां रामनगर के नाम से जाना जाता था। और आगे चल के गंगा सिंह जी ने इसका नाम क्या रखा? गंगानगर। तो गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर। भाकर, देखिए भाकर जो है वो है तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। सर्वाधिक पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिरोही में, ऊंची ऊंची पहाड़ियां। तो वहां पर जो ढाल वाली पहाड़ियां हैं, तीव्र ढाल वाली, वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? सिरोही में। और उसे क्या कहा जाता है? भाकर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाकर, तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां कहलाएगी भाकर। एक क्षेत्र आता है हया है क्षेत्र। प्राचीन काल में कोटा और जो बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? हया है क्षेत्र। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए सुजला क्षेत्र, तो सुजला क्षेत्र में 3 जिले शामिल है। एक तो आएगा चूरू, सीकर और नागौर वाला पार्ट। तो 3 जिलों को मिलाकर जो क्षेत्र बोला जाता है, चूरू, सीकर और नागौर वाला पार्ट मिलाकर, उसे बोला जाता है सुजला क्षेत्र। इसके अलावा आता है माल खेराड़। देखिए, टोंक जो जिला है, टोंक में जो मालपुरा वाला क्षेत्र है, मालपुरा वाला क्षेत्र, उसके लिए प्राचीन समय में क्या यूज किया जाता था? माल खेराड़। इसी तरीके खेराड़ प्रदेश भीलवाड़ा में जहाजपुर वाला क्षेत्र। ये देखिए भीलवाड़ा में जो जहाजपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? आपका खेराड़ प्रदेश। आपको अंतर समझना, माल खेराड़ पूछ लिया जाए तो माल से ध्यान रखना मालपुरा, और अगर आपसे खेराड़ पूछ लिया जाए तो बचा हुआ जो क्षेत्र है भीलवाड़ा में कौन सा? जहाजपुर वाला क्षेत्र। एक भीलवाड़ा में क्षेत्र पड़ता है विजयावल्ली, जिसे हम कहते हैं बिजोलिया वाला क्षेत्र। उसके लिए एक टर्म दी जाती थी पहले, उत्तमाद्री। तो उत्तमाद्री क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया या विजयावल्ली वाला जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उत्तमाद्री। तो ध्यान रखिएगा, रामनगर गंगानगर का नाम है। भाकर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां है सिरोही में, उसे भाकर कहते हैं। हया क्षेत्र प्राचीन समय में कोटा और बूंदी का क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या कहलाता है? हया क्षेत्र। सुजला क्षेत्र में 3 जिले शामिल है, चूरू, सीकर और नागौर। इसके अलावा माल खेराड़ में माल से ध्यान रखना है मालपुरा, और खेराड़ प्रदेश में ध्यान रखना है आपको भीलवाड़ा का जहाजपुर प्रदेश, और उत्तमाद्री मतलब बिजोलिया या विजयावल्ली वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तमाद्री। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है संग्रामपुरा। देखिए, संग्रामपुरा वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो सांगानेर वाला क्षेत्र है, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संग्रामपुरा। इसी तरह के चंपावती या चाटसू नाम से ही पता लग रहा है,
वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है ये? चाकसू वाला क्षेत्र, जिसे पहले चंपावती या चाटसू कहा जाता था। शिवपुरी या शरणवाही किसके लिए कहा जाता था? सिरोही के लिए। सिरोही, शिवपुरी या शरणवाही। योगिनीपट्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक नया जिला बना है सलुम्बर, वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जावर। सलुम्बर जिले में एक क्षेत्र पड़ता है जावर, और उस क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? योगिनीपट्टम। ठीक है। इसके अलावा वृंदावती, ये आपको याद होगा, बूंदी। बूंदी के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? वृंदावती। इसके अलावा गोपालपाल, ये किसके लिए कहा जाता है? चूरू के लिए। भदानक, जो ये बयाना प्लस भरतपुर का जो क्षेत्र है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? भदानक। कोठी, ये तो आपको मैंने जिले के उपनाम में भी पढ़ाया है, धौलपुर। धौलपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? कोठी। गोपालपाल किसका नाम है? प्राचीन नाम किसका है? ये करौली का। और जम्बूकरण, जम्बुक का मतलब होता है रीछ। क्या होता है? रीछ। रीछ मतलब भालू। तो जहां पर भालू ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, रीछ या भालू बाहुल्य क्षेत्र, वो आप कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? केशवराय पाटन। केशवराय पाटन, ये कहाँ पड़ता है आपका? बूंदी में। तो जम्बूकरण क्षेत्र किसके लिए कहा जाता है? केशवराय पाटन के लिए। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे रीछ या भालू ज्यादा पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संग्रामपुरा सांगानेर, चंपावती या चाटसू चाकसू के लिए, शिवपुरी या शरणवाही सिरोही के लिए, योगिनीपट्टम, अभी जो नया जिला बना है सलुम्बर, उसमें एक क्षेत्र पड़ता है जावर, उसके लिए कहा जाता है योगिनीपट्टम। वृंदावती बूंदी का नाम है। अगर कोटा और बूंदी दोनों को मिलाकर पूछे तो हया है इस क्षेत्र, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एक साथ पूछे 4 जिले तो वो आएगा हाड़ौती क्षेत्र। जम्बूखरण, रीछ या भालू बाहुल्य क्षेत्र, केशवराय पाटन। गोपालपाल किसका प्राचीन नाम है? करौली का। कोठी धौलपुर का। भदानक भयाना और प्लस भरतपुर, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? भदानक। और गोपालपाल किसका प्राचीन नाम है? चूरू का। तो ये थे आपके भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली का पार्ट 2। इस तरीके से आपकी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जो शब्दावली है वो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।